पिछले कई दिनों से मैं महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में हूँ और महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो शिवसेना यूपीटी के हों, चाहे वो एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी हों या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हों, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। और जो जनता का मूड समझ में आ रहा है, उसमें एक बात का साफ संदेश है कि गद्दारों को माफी नहीं। जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तार-तार किया, लोकतंत्र की हत्या की, 50-50 करोड़ में अपनी बोली लगाकर बिके, ऐसी पार्टियों और ऐसे विधायकों को दोबारा जनता देखना पसंद नहीं कर रही है, चुनना पसंद नहीं कर रही है। इसलिए महायुति बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की पार्टी को पूरी तरीके से महाराष्ट्र की जनता हराने जा रही है। और लोगों का ये भी कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही सबसे बड़ा संदेश है कि गद्दारों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। जिन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया, सिंबल को चुराने का काम किया, मैंने अब तक सुना था कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चोर है। उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली और शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली। ये पार्टी चोर लोग हैं। और बीजेपी एक अपहरण गैंग के रूप में देश के अंदर काम कर रहा है। कहीं कर्नाटक में सरकार गिराते हैं, कहीं मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हैं, कहीं अरुणाचल में, कहीं उत्तरांचल में, कहीं गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाते हैं, कहीं महाराष्ट्र में सरकार गिराते हैं, तोड़ते हैं। तो ये एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि अपहरण गैंग बन गया है बीजेपी, जो देश भर में सरकारों को गिराने का काम करता है। और आम आदमी पार्टी भी इसकी भुक्तभोगी है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, सिसोदिया जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे जेल में डाला, हमारी पार्टी खत्म करने की कोशिश की। तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को जिताने के लिए काम करेगा। ये साफ तौर पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। जो मुद्दे हैं महाराष्ट्र के, अभी विदर्भ के क्षेत्र में हूं, यहां सोयाबीन की खेती का फसल का दाम नहीं मिल रहा है, संतरे का दाम नहीं मिल रहा है, कपास का दाम नहीं मिल रहा है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, नौजवान बेरोजगारी के कारण परेशान है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज 16 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से चले गए गुजरात और एक शब्द शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने नहीं बोला, एक शब्द अजीत पवार जी के मुंह से नहीं निकला। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भारत के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात लेकर चले गए। इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा है। महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार मिलता, महाराष्ट्र की तरक्की होती अगर वो 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में होते। तो इस बात को लेकर लोगों के मन में नाराजगी है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन महाराष्ट्र के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री हो या हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर फडणवीस जी हो या शिंदे जी हो, ये मुद्दों की बात नहीं करते। कैसे महाराष्ट्र को तरक्की पे ले जाएंगे, कितने स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, इसकी बात नहीं करते। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आप 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, और 11 साल आपके पूरे होने जा रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम एक है तो सेफ है। 10.5 साल से आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप कहते हैं मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, भैंस चुरा ले जाएंगे, रोटी चुरा ले जाएंगे, अब कह रहे हैं बेटी चुरा ले जाएंगे।
अगर 10.5 साल आपके प्रधानमंत्री रहने के बावजूद हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और गुजरात में जाके घास छीलना चाहिए। आपको देश का प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं। कह रहे बटेंगे कटेंगे। मैं महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूँ, बटोगे तो तुम्हारे सरकारी स्कूल बंद होंगे, बटोगे तो तुम्हारे सरकारी अस्पताल बंद होंगे, बटोगे तो तुमको तुम्हारे फसल का दाम नहीं मिलेगा, बटोगे तो किसान बेरोजगारी की मार झेलेगा, बटोगे तो भारत की सेना को 4 साल के ठेके पे रख दिया जाएगा। इसलिए न बटिए न कटिए, मिलकर बीजेपी को रपटिए, बीजेपी को हराइए। ये संदेश मैं महाराष्ट्र के लोगों को देना चाहता हूँ। आज झारखंड में मैं अमित शाह जी का चुनाव प्रचार सुन रहा था। अभी यहाँ भी आ गए, मुझे पता चला नागपुर उतर गए। अब नागपुर में भी प्रचार करेंगे। क्या कह रहे हैं प्रधान अमित शाह जी? कह रहे हैं हम एक चुन चुन कर बांग्लादेशियों को भारत से भगाएंगे। एक तो बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी वाले हिंदुस्तान का चुनाव पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पे लड़ते हैं। हिंदुस्तान का चुनाव हो रहा है, लेकिन चर्चा करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, तुमने और तुम्हारी पार्टी ने झारखंड के लोगों के साथ गद्दारी की है। तुमने झारखंड की बिजली उठाकर, झारखंड की हजारों करोड़ की बिजली उठा के तुमने बांग्लादेश को दे दिया अडानी के जरिए। तो सबसे बड़ा घुसपैठिया कौन है हिंदुस्तान में? अडानी है, जिसको हजारों करोड़ रुपए का व्यापार, बिजली का धंधा आपने बांग्लादेश के अंदर दे रखा है। उसको निकालो ना हिंदुस्तान से। सबसे बड़ा घुसपैठिया तो उसको बिठा के रखा तुमने। भारत की बिजली चुरा के, झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को दिया जा रहा है। 10 साल से अमित शाह मोदी की सरकार है। आप सब प्रबुद्ध जन है यहाँ पे, पत्रकार। आप बताइए, क्या नागपुर का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से? क्या मुंबई का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से? बॉर्डर पे किसकी सुरक्षा है? अमित शाह की सुरक्षा है। बॉर्डर पे किसकी सुरक्षा है? मोदी की सुरक्षा है। बॉर्डर के राज्यों में किसकी सरकार है? त्रिपुरा में बीजेपी है, आसाम में बीजेपी है। 10 साल के अंदर वहां से बांग्लादेशी आ कैसे गए हिंदुस्तान? कैसे आ गए? और 10 साल से क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार चल रही है? 10 साल से ट्रंप की सरकार चल रही है। 10 साल में अमित शाह 10 नाम आप हमें बताइए कि 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने हिंदुस्तान से बाहर निकाला। आप ड्रामा करते हैं, देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। आप राष्ट्रवाद हमें सिखा रहे हैं, आपसे राष्ट्रवाद सीखना है। 50 साल पूरे हुए थे बांग्लादेश की आजादी के। मैं पत्रकार बंधु आपको याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने शरद पवार को नहीं बुलाया, उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया, शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी को बुलाया। बांग्लादेश की जब आजादी के 50 साल पूरे हुए, और वहां जाके मोदी जी ने क्या कहा? बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के सामने कहा, अरे मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं तो बांग्लादेश आजाद कराने के लिए जेल गया था। तो तुम्हारे नेता एक तरफ कहेंगे हम बांग्लादेश को आजाद कराने में आजादी के योद्धा हैं, दूसरी तरफ तुमका एक चुनाव आएगा, तेरे बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाएंगे। ये सब झूठ और फरेब बोलना बंद करो। बताओ महंगाई कैसे कम होगी देश में? बताओ स्कूल कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे बनेंगे, किसानों का कर्ज कैसे माफ होगा? मुझे बहुत खुशी है कि महाविकास अघाड़ी ने घोषणा की है 3000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे। शिंदे की नीयत साफ नहीं, वरना 2.5 साल से मुख्यमंत्री थे, पहले ही महीने में 3000 रुपए की घोषणा कर देते। तो अभी ये 1500 रुपए चुनाव के पहले इन्होंने सिर्फ वोट की खातिर घोषित किया है। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, 3000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की घोषणा की गई। बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को 4000 रुपए प्रति माह, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, और किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ। ये बड़ी घोषणाएं हैं महाविकास अघाड़ी की, जिसके ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुद्दों की बात कर रही है महाविकास अघाड़ी, विकास की बात कर रही है, महाराष्ट्र को आगे ले जाने की बात कर रही है, और ये लोग झूठ और फरेब की और महाराष्ट्र को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता एकजुट होकर इनको हराएगी। अरे अब तो ये भगवान श्री राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया।
अयोध्या हारे ये, सुल्तानपुर हारे ये, अंबेडकर नगर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे, रामटेक हारे, नासिक हारे, रामेश्वरम हारे। पूरा हिंदुस्तान जहां जहां से राम का रिश्ता था सारी सीटों पे हारे। तो अब तो राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया, जनता को भी इनका साथ छोड़ देना चाहिए। आज महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है भारत के संविधान को बचाने का, महाराष्ट्र को आगे ले जाने का, और सौतेली मां जैसा व्यवहार करके 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जो गुजरात लेकर गए हैं, उन बातों का बदला इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता लेगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू आज नागपुर में थे। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जब से एलओपी बने हैं तो जो डिबेट्स के जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल नीचे गिर गए हैं, अच्छे डिबेट्स नहीं होते हैं, ऐसा उन्होंने। देखिए, भाषा की मर्यादा के मामले में भारत के प्रधानमंत्री से निचले स्तर की भाषा कोई नहीं बोलता। सबसे गिरे और निचले स्तर की भाषा अगर कोई इस देश में बोलता है तो भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस के अध्यक्ष को जर्सी का है? मोदी ने। किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? मोदी ने। किसने मुजरा शब्द का इस्तेमाल अपने चुनावी भाषण में किया था? मोदी ने। तो सदन हो या सड़क, देश में सबसे खराब भाषा का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और उनसे ट्रेनिंग लेकर योगी हैं, अमित शाह हैं, तमाम छर्रे उनके घूम रहे हैं, वो सब अपना बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो कहीं गिरिराज सिंह है, वो सब अपना बोलते रहते हैं। तो बीजेपी की तो ट्रेनिंग ही है कि नफरत की भाषा बोलना। अभी देखिए, बीजेपी के एक नेता ने कुंभी समाज के लोगों को गाली दी कि 500-500 रुपए में ये लोग बिक जाते हैं, गाली दिया। आप देखिए आरएसएस की सोच क्या है। 100 साल हो गए इसी नागपुर में मैं बैठा हूं, आरएसएस के प्रमुख से मैं पूछना चाहता हूं, 100 साल में एक भी ओबीसी को, एक भी दलित को, एक भी आदिवासी को आपने आरएसएस का प्रमुख बनाया? आप हिंदू की बात करते हैं। देश के 85% आबादी को तो आप हिंदू मानते ही नहीं है, उनको तो गालियां देते हैं, उनका आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, संविधान खत्म करने की बात करते हैं। तो भाषा और भारत के साथ धोखा, ये दोनों काम, भाषा का स्तर गिराना और भारत के साथ धोखा देने का काम, दोनों काम प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी कर रहे हैं। उनके बस का नहीं है ना। अभी जेपीसी के पास है, मैं जेपीसी का मेंबर हूं। तो जब कोई चीज सदन के माध्यम से जेपीसी में चली गई तो उस पर सरकार के किसी भी मंत्री को बोलने का अधिकार भी नहीं। अब जेपीसी की रिपोर्ट के बाद फैसला होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री रिजिजू बयान दे रहे हैं बाहर में पब्लिक को, उनको अधिकार ही नहीं। पार्लियामेंट से बढ़ के थोड़ी है रिजिजू। देश के कानून मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री को इतना पता नहीं है। स्पीकर का मैंडेट है, सदन का मैंडेट है, सदन ने हमें जेपीसी बना के दिया है। तो अब इस पे जेपीसी फैसला लेगी, जेपीसी रिपोर्ट देगी। सरकार की औकात नहीं है, मोदी सरकार की, मैं साफ शब्दों में इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूं, मोदी सरकार की औकात नहीं है कि जेपीसी की रिपोर्ट के पहले वो कोई कानून पास कर सके। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, यही सवाल था मेरा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड में जो आप लोगों ने वक्फ बिल पे लोग आप लोगों ने जेपीसी बनाई है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट कुछ भी हो, लेकिन हम जो है बिल को जो है सदन के भीतर इसी शीतकालीन सत्र में पास करके दिखाएंगे। वो कोई यही तो मैं तो कहता हूँ, इनका नाम भारतीय झूठा पार्टी इसलिए तो रखा है। जेपीसी की रिपोर्ट के बगैर कैसे आप कोई कानून पास कर लेंगे? उसमें तो इनके सहयोगी दलों ने भी कहा ना कि जेपीसी बनाओ। उसमें टीडीपी के भी मेंबर हैं, चिराग पासवान जी की पार्टी के भी मेंबर हैं, उसमें नीतीश कुमार जी की भी पार्टी के मेंबर हैं।
तो ये तो सरासर झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं तो मोदी जी के बारे में कहता हूँ कि गंजे को भी कंगी बेच सकते हो। तो झूठ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी जेपीसी में चर्चा हो रही है, 700 पेज की रिपोर्ट का जवाब मिनिस्ट्री ने नहीं दिया है। अगली मीटिंग 21 तारीख को है, तो अभी धीरे धीरे कई सारी मीटिंग्स होनी है। अभी दिल्ली के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया सरकार के, तो वो सारे मुद्दे हैं, उस पर अभी जेपीसी चर्चा करेगी। इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका कोई समाज को बांटने वाले लोग कौन है? मैंने आपको कहा तो देश की 50% आबादी में से एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख 100 वर्षों में क्यों नहीं बना? इसका जवाब दीजिए ना। ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जिन्होंने आईएसआई को पठानकोट में बुला के हमारे शहीदों की जांच कराई। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने पाकिस्तान चले गए और वहां पर जिंदल को ठेका दिलाया। भारत की पहली पार्टी है बीजेपी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया। भारत की पहली पार्टी है बीजेपी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने गए। ये क्या राष्ट्रवाद बताएगा? धन्यवाद।